नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज कहानी है कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। वो साल था 1956। खुद को मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर का शिष्य बताने वाले एक इंसान ने लीबिया के हक और बेहतरी के लिए लड़ने का दावा करना शुरू किया। उसका नाम था मुअम्मर गद्दाफी। नासिर के स्वेज नहर को मिस्र की बेहतरी का रास्ता बनाया था, तो गद्दाफी ने तेल के भंडार को इसके लिए चुना, क्योंकि लीबिया में 1950 के दशक में तेल के बड़े भंडार का पता चल गया था, लेकिन उसके खनन का काम पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के हाथ में था, जो उसकी ऐसी कीमत तय करते थे जिससे लीबिया को नहीं बल्कि खरीदारों को फायदा पहुंचता था। गद्दाफी ने तेल कंपनियों से कहा कि वो पुराने करार पर पुनर्विचार करे, नहीं तो उनके हाथ से खनन का काम वापस ले लिया जाएगा। लीबिया वो पहला विकासशील देश था जिसने तेल के खनन से मिलने वाली आमदनी में बड़ा हिस्सा हासिल किया। उसी दौर में इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष चल रहा था। गद्दाफी इजराइल विरोधी आंदोलन में भाग ले रहा था और 1960 के शुरुआती दिनों में गद्दाफी लीबिया की सेना का हिस्सा बना और लीबिया में क्रांति के दौरान लीबिया की कमान संभालते हुए 42 साल पहले उसने राजा इदरीस का सैनिक तख्त पलटकर सत्ता हासिल की। उस वक्त मुअम्मर गद्दाफी एक खूबसूरत और करिश्माई फौजी अधिकारी था। उसकी तेल खनन नीति के लिए उसे किसी तेज दिमाग राजनेता की तौर पर देखा जा रहा था। 1970 के दशक में अरब देशों की पेट्रो बूम यानी तेल की बेहतर कीमतों से शुरू हुआ खुशहाली के दौर का नायक था गद्दाफी। शुरू के सालों में उसने कई अच्छे काम किए और देखते ही देखते वो लीबिया का हीरो बन गया। गद्दाफी ने अपने शुरुआती दौर में लीबियाई नागरिकों के लिए कई स्कीमें शुरू की। लोग इस इंसान में अपना रहनुमा देख रहे थे। कहते हैं ताकत और ओहदे का नशा दुनिया का सबसे गंदा नशा होता है, और यही नशा अब तक इस इंसान पर भी चढ़ चुका था। उसने इसके बाद ऐसे ऐसे फैसले लिए कि नायक से खलनायक बनता चला गया। ताकत के नशे में गद्दाफी ने आतंकवादी तत्वों का साथ देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक तानाशाह बनता चला गया। एक ऐसा तानाशाह जो अपने किसी भी विरोध को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे गोली मार दी जाती। ये उस तानाशाह के तानाशाही दौर की शुरुआत थी, जो अब खुद को ही लीबिया का खुदा मानने लगा था। ये वो इंसान था जिसकी पैदाइश एक खानाबदोश खानदान में हुई थी। शुरुआती दिनों में जिसके पास खाने पीने के लिए लाले थे, लेकिन जब ऊपर वाले ने इस इंसान को दिया तो इतना दिया कि संभाले नहीं संभल रहा था। दौलत, शोहरत और ताकत क्या कुछ नहीं दिया इस इंसान को भगवान ने, लेकिन इन चीजों के लिए भगवान का शुक्र अदा करने के बजाय ये खुद ही खुदा बनने की कोशिश करने लगा। इस खुदा ने लीबिया में ही खुद की जन्नत बनानी शुरू कर दी। तेल से मिली दौलत को पहले तो इसने अपनी प्रजा में दिल खोलकर बांटा, लेकिन बाद में ये अपनी अय्यासी के लिए अपनी ही प्रजा से दगा करने लगा। दिल खोलकर पैसा लुटाने वाला ये शख्स अब अपनी अय्यासी के लिए लोगों के मुंह से निवाला छीनने लगा और दौलत का अंबार लगाता चला गया। जनता भले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही से परेशान थी, लेकिन उन्हें आवाज उठाने का कोई हक इस शख्स ने नहीं दिया था। एक तरह पूरा लीबिया भूख से तड़प रहा था, वहीं दूसरी तरफ कर्नल गद्दाफी ऐशो आराम में डूबा हुआ था। सिर्त और राजधानी त्रिपोली में इसने अरबों रुपए खर्च करके ऐसा राजमहल तैयार किया था कि जो देखता बस देखता रह जाता। इस तानाशाह ने अपने लिए अलग एक सेना बना रखी थी, जिसमें विदेशों से लाए गए भाड़े के ट्रेंड सैनिक थे। भले ही देश की सेना के पास ना हो, लेकिन इनके पास आधुनिक हथियार थे और इन्हें पीपुल्स आर्मी कहा जाता था। गद्दाफी ने यह पूरी आर्मी सिर्फ अपने आसपास वफादार लोगों को रखने के लिए बनाई थी। यही वो सेना थी जो इस तानाशाह के इशारे पर लीबिया की सड़कों पर विद्रोहियों का खून बहाती थी। ये सैनिक विदेशी थे और गद्दाफी के वफादार थे, इसलिए इनमें विद्रोह की भी गुंजाइश नहीं थी। एक तरफ वो अपने भाड़े के सैनिकों से विरोधियों के खून से लीबिया को लाल कर रहा था, तो वहीं लीबिया से बाहर भी उसके आतंक से दुनिया दहल रही थी। ऐसे आरोप थे कि गद्दाफी ने 1972 में जर्मनी के ओलंपिक में हमला करवाया, 1984 में लंदन में ब्रिटिश पुलिस अफसर फ्लेचर की हत्या करवाई, 1986 में बर्लिन में बमबारी करवाई, अपने आतंकियों को छुड़वाने के लिए एक विमान का अपहरण करवाया, तो 1988 में कनाडा से उड़े विमान को विस्फोट से गिरवा दिया, जिसमें 270 लोग मारे गए थे। कई आतंकी संगठनों की गद्दाफी आर्थिक मदद करता था।
लीबिया के इस बिगड़ैल शख्स को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने मिडिल ईस्ट का पागल कुत्ता तक कह डाला था, लेकिन अपने सनकीपन के लिए भी जाना जाने वाला ये दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्राध्यक्ष था जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कहलाना पसंद नहीं करता था। उसे खुद को कर्नल कहलाना पसंद था, लेकिन दुनिया इसे कर्नल नहीं तानाशाह कहती थी। दुनिया भले उसे एक तरफ तानाशाह की तरह देख रही थी, पर वो अपने ही देश के लोगों का कत्लेआम कराने के बावजूद खुद को अरब नेताओं का नेता, मुस्लिमों का इमाम और राजाओं का राजा कहता था, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो खुद लीबिया का ही सगा नहीं था। उसने अपने आप को लीबिया का रहनुमा बताकर लीबिया को लूट खसोट कर खोखला कर दिया था। एक मोटे अनुमान के तौर पर उसके पास 75 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जिसका बड़ा हिस्सा नकदी के रूप में दुनिया भर के बैंकों में जमा था। लीबिया कच्चा तेल पैदा करने वाले दुनिया के 10 बड़े देशों में शामिल है और उसके पास तेल का अकूत भंडार है, और इसी अकूत तेल भंडार से उसने अपने लिए अकूत दौलत जमा कर ली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल गद्दाफी ने लंदन के बैंकों में 20 अरब पाउंड, अमेरिका के बैंकों में 32 अरब डॉलर, यूरोप के बैंकों में 7 अरब डॉलर, इसके अलावा दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में गद्दाफी का पैसा लगा था। ये कंपनियां कर्नल गद्दाफी के इशारे पर चलती थी। इटली की एक बड़ी डिफेंस फर्म के अलावा उसने एक फुटबॉल क्लब में भी पैसा लगा रखा था। कर्नल गद्दाफी को यह सारा पैसा तेल की दलाली में कंपनियों से मिलता था। कच्चे तेल की बिक्री में उसे कमीशन मिला करता था, जो वो विदेशी बैंकों में रखता जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया के तानाशाह गद्दाफी ने मारे जाने से पहले 200 अरब डॉलर अलग अलग बैंकों, रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के जरिए ठिकाने लगा दिया था। इसके अलावा गद्दाफी ने भारी नकदी और सोना कई जगहों पर छुपा दिए थे। गद्दाफी की दौलत का सही अंदाजा अभी तक नहीं लग पाया है। माना जाता है कि अगर गद्दाफी की संपत्तियों का सही आकलन होगा तो वो दुनिया के सबसे अमीर तानाशाहों में शुमार हो जाएगा। गद्दाफी ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अपनी अय्याशी पर भी खर्च कर दिया। अपने हरम में मौजूद लड़कियां और सुरक्षा में तैनात महिला बॉडीगार्ड पर वो दौलत पानी की तरह बहाता था। साथ ही उसने अपनी दूसरी बीवी साफिया फारकस को तोहफे में बुराक एयर नाम की एयरलाइंस कंपनी दी थी। इसके अलावा माना जाता है कि गद्दाफी की इस बीवी के पास 20 टन सोना था। लीबिया में विद्रोह भड़कने के बाद साफिया जर्मनी भाग गई थी। लीबिया के इस तानाशाह ने बादशाह की तरह अपने महलों में हरम बनवा रखा था, जिसे उसने दूर दूर से लाई गई खूबसूरत लड़कियों से आबाद किया था। ऐसी लड़कियां जो इस तानाशाह के दिल बहलाने का सामान हुआ करती थी। गद्दाफी ने अपनी अय्याशी कभी दुनिया से छुपाने की कोशिश नहीं की। लीबिया का ये तानाशाह अपने हरम के अलावा अपने इर्द गिर्द भी खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था। दिन के 24 घंटे 30 से 40 खूबसूरत कुंवारी लड़कियां इस तानाशाह की सुरक्षा में तैनात रहती थी। ये वो लड़कियां होती थी जिन्हें कर्नल गद्दाफी ने खुद अपनी सुरक्षा के लिए चुना था। लीबिया का ये तानाशाह अपनी अय्याशी के लिए तब सुर्खियों में आया जब 2009 में इटली में दी गई एक पार्टी के लिए गद्दाफी ने 200 खूबसूरत लड़कियों को एक शाम के लिए हायर किया। गद्दाफी को इतावली लड़कियां बेहद पसंद थी। गद्दाफी के इर्द गिर्द ज्यादातर खूबसूरत कमसिन इतावली लड़कियों का ही घेरा रहता था। गद्दाफी इटली से खूबसूरत लड़कियों को गैर कानूनी तौर पर लीबिया मंगवाता था। कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर गद्दाफी ने इटली में काफी अय्याशी की। तत्कालीन प्रधानमंत्री सिल्वियो ब्रुलुस्कोनी गद्दाफी के करीबी दोस्त थे और अय्याशी के मामले में तानाशाह गद्दाफी सिल्वियो का गुरु था। इसी वजह से दोनों में काफी बनती थी। दोनों की दोस्ती काफी मशहूर थी। कूटनीतिक तौर पर भी गद्दाफी से इटली को फायदे ही फायदे थे। तेल के मामले में गद्दाफी इटली की काफी मदद करता था और उसके बाद में इटली गद्दाफी के साथ काफी रियायत करता था। लीबिया के इस तानाशाह ने शादी तो 2 ही औरतों से की थी, लेकिन इसके हरम में हजारों की तादाद में लड़कियां थी। देश इस क्रूर तानाशाह से मुक्ति मांग रहा था, लेकिन लीबिया के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें 42 सालों के इस तानाशाही साम्राज्य से सिर्फ 9 महीने में ही आजादी मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, काल जब आता है तो अपने साथ बड़े बड़े सूरमा को भी बहाकर ले जाता है, और लीबिया में भी यही हुआ। लीबिया में गद्दाफी के अंत और स्वतंत्रता की घोषणा उसी तरह से की गई जहां से गद्दाफी के खिलाफ लीबिया में क्रांति की शुरुआत हुई थी। बेनगाजी में एक सुर में गूंजी एक आवाज, सिर ऊपर उठाकर चलिए, हम आजाद लीबियाई है। लीबियाई जनता को पूरे 8 महीने लगे इस अय्याश तानाशाह को लीबिया और जिंदगी से उखाड़ फेंकने में।
फरवरी 2011 की ट्यूनीसिया क्रांति ने जिस तरह राष्ट्रपति बैन अली को उखाड़ फेंका, उससे सबक लेते हुए बेनगाजी में लीबिया क्रांति की शुरुआत 15 फरवरी 2011 को हुई। सत्ता के नशे में चूर गद्दाफी इस क्रांति को हल्के में लेने की गलती कर रहा था। इस बात से बेखबर कि ट्यूनीसिया ने तानाशाही से त्रस्त अरब देशों की जनता को जीने का नया मकसद दे दिया है। लीबिया में भी प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन इस क्रांति की ज्वाला को हवा देने का काम किया मानवाधिकार कार्यकर्ता फेतही ताराबेल की गिरफ्तारी ने। तारबेल की गिरफ्तारी ने लोगों को भड़का दिया और यहीं से शुरू हो गई तानाशाह गद्दाफी की उल्टी गिनती। 5 मार्च 2011 को प्रदर्शन शुरू होने के बाद लीबिया में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गद्दाफी और उनके परिवार पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर मिस्राता शहर पर गद्दाफी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और 5 मार्च को नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल ने खुद को लीबिया का एकमात्र प्रतिनिधि घोषित किया और इसी तारीख के बाद से गद्दाफी विद्रोही एनटीसी के लड़ाकों ने इस तानाशाह का तख्ता पलट करने की कसम खा ली। 19 मार्च 2011 तक गद्दाफी को भी समझ में आने लगा था कि यह क्रांति उसका अंत कर सकती है। एक तरफ एनटीसी लड़ाके गद्दाफी समर्थकों को मार रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो सेनाओं ने लीबिया पर हवाई हमले शुरू कर दिए। नाटो ने 19 मार्च को लीबिया में पहला हवाई हमला किया। बेनगाजी में जारी लड़ाई में गद्दाफी की फौजों पर किए गए इन हमलों से एनटीसी के हथियारबंद लड़ाकों को काफी मदद मिली। 27 जून 2011 को राजधानी त्रिपोली में हुए नाटो के हमलों में गद्दाफी का एक बेटा और 3 पोते मारे गए। गद्दाफी पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे। 27 जून को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गद्दाफी, उसके बेटे सैफ अल इस्लाम और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख अब्दुल्ला अल सैनूसी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इन तीनों पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए गए। 21 अगस्त 2011 को गद्दाफी के विद्रोही राजधानी त्रिपोली में घुस आए और उसके महल को घेर लिया गया। गद्दाफी धमकी ही देता रहा कि उसके लोग विद्रोही चूहे से लड़ेंगे और उन्हें मार गिराएंगे, लेकिन 23 अगस्त को विद्रोहियों ने गद्दाफी के महल पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद गद्दाफी अंडरग्राउंड हो गया। कुछ खास लोगों और घरवालों के अलावा किसी को नहीं पता था कि गद्दाफी कहाँ है। वहीं एनटीसी लड़ाके चुन चुनकर गद्दाफी समर्थकों को मार रहे थे। 8 अगस्त 2011 तक लीबिया की जनता को आजादी की रोशनी नजर आने लगी थी। उधर लीबिया के अंतरिम प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल भी पहली बार त्रिपोली पहुंच गए। आखिरकार 20 अक्टूबर 2011 सीरते पर एनटीसी ने कब्जा कर लिया और यही एनटीसी के लड़ाकों को एक पाइप में छिपा मिला 42 सालों तक लीबिया पर राज करने वाला तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, जिसने 4 दशक तक अपने ही मुल्क और अपने ही मुल्क के लोगों को जूती की नोक पर रखा। वो अब खुद उन्हीं लोगों की जूती के नीचे जिंदगी की भीख मांग रहा था। पकड़े जाने पर गद्दाफी जिंदगी की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे गोली मत मारो। जिस पुलिया में कई दिनों तक खुद को छिपाया था, गद्दाफी की उस पुलिया को जब विद्रोहियों ने घेर लिया तो छटपटाने लगा कर्नल। लीबिया का ये क्रूर तानाशाह भाग न सके, इसलिए दोनों पैरों में पहले ही गोली मारी जा चुकी थी, लिहाजा वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। गद्दाफी को यूं बेबस देख बरसों से त्रस्त जनता खुशी से पागल हुए जा रही थी। आलम यह था कि गद्दाफी को जान से मारने की होड़ मची हुई थी। विद्रोही सेना के जवान आपस में छीना झपटी कर रहे थे। इसी छीना झपटी में आखिरकार एक गोली चली और 41 साल 11 महीने 28 दिन तक लीबिया पर हुकूमत करने वाले लीबिया के सबसे बड़े तानाशाह का अंत हो गया। लेकिन सवाल यह था कि 8 महीने तक ये तानाशाह लीबिया में रहते हुए भी विद्रोहियों के हाथ कैसे नहीं लगा। 8 महीने तक आखिरकार कहां छुपा था कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी ने लीबिया में छुपने के लिए ऐसी ऐसी भूल भुलैया बना रखी थी जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लीबिया पर गद्दाफी बाग अल अजीजिया से हुकूमत चलाता था, लेकिन अपने इस महल के नीचे उसने सुरंगों का ऐसा जाल बिछा रखा था जहां से वो कहीं भी पहुंच सकता था। ये वो जगह थी जहां गद्दाफी के छुपे होने की खबर मिली थी, लेकिन विद्रोही जब तक पहुंचते गद्दाफी यहां से भाग चुका था। गद्दाफी के इस पाताल लोक की सुरंगें सिर्फ एक जगह तक नहीं जाती, बल्कि ये समुद्री तट और हवाई अड्डों तक जुड़ी हुई थी। ये सुरंगें इतनी लंबी हैं कि इनमें एक छोटी कार तक चल सकती है। गद्दाफी का हर बंकर कंक्रीट की 10 फीट मोटी दीवार से बना है। ये ऐसे बंकर थे जिस पर एटम बम तक बेअसर थे। उस वक्त बंकरों में इतनी तादाद में राशन मिला कि जिस पर कई महीनों तक गद्दाफी का पूरा परिवार और उसका स्टाफ गुजारा कर सकता था। बंकर में कई कमरे हथियारों से भरे पड़े थे। हथियारों के अलावा यहाँ गैस मास्क भी मिले,
गद्दाफी को डर था कि अगर उसके दुश्मन बंकर के अंदर दाखिल नहीं हो पाए तो वो गैस से हमला कर सकते हैं। बंकर गद्दाफी ने अपने बुरे वक्त में छिपने के लिए ही बनवाए थे, लेकिन आखिरी वक्त में ये भी गद्दाफी के काम ना आया और विद्रोहियों ने उसे ढूंढ लिया और वो दर्दनाक मौत दी कि सदियों तक इसे जमाना याद रखेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।